जी हां दोस्तों, तो क्या मोदी शाह का छिन गया सबसे बड़ा हथियार। ईडी पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त शिकंजा, राहुल अखिलेश संजय सिंह का तेज वार। अब क्या करेंगे मोदी और शाह। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बीते 4 दिनों में ऐसा क्या हुआ जिसके बुनियाद पर अब ये राजनीतिक जानकार कहने लगे कि मोदी और शाह का सबसे बड़ा हथियार केंद्रीय जांच एजेंसी पर कुंद होता हुआ दिख रहा है। क्या मोदी शाह के हाथ से उनका सबसे बड़ा हथियार ईडी छीनने जा रहा है? क्या वाकई ईडी अब मनचाहे तरीके पर अपने आकाओं को खुश करने के लिए काम नहीं कर सकेगी? क्या मोदी और शाह जिस तरीके से ईडी का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि उन पर आरोप लगता है, आने वाले दिनों में ऐसा नहीं कर पाएंगे? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर किस्ता और शिकंजा टाइट कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ये क्यों कहा कि मनमाने ढंग से जिस पर चाहा आरोप लगा करके आप उठा लेते हैं? तो क्या अब ईडी की धार न सिर्फ कुंद होगी बल्कि मोदी और शाह अपने तरीके से मनमाना अंदाज में उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे? दोस्तों, खबर अहम है, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, आपसे यही निवेदन है। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने जहन में लाइए संसद के राज्यसभा के भीतर अमित शाह का दिया गया वो बयान जिसमें अमित शाह पर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगा, और उसके बाद में किस तौर पर वक्फ का कानून, जिसे काला कानून बताते हुए मोदी और शाह की सरकार पूरे देश में गिरती हुई न सिर्फ नजर आई बल्कि उनके साथ जो सहयोगी पार्टियां हैं, नीतीश, चिराग, जयंत और नायडू भी घिरते हुए दिखे। मगर इसी बीच में वक्फ के कानून पर सुप्रीम कोर्ट का एक तरीके से स्टे करना, उसके कुछ प्रावधानों को लेकर, और दूसरी तरफ सबसे संकट वाली घड़ी पहलगाम आतंकी हमले के बाद उत्पन्न होना। इन तमाम स्थितियों में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी हो, सीबीआई हो या फिर दूसरे ऐसे मामले हो जिनको लेकर के देश की जनता, राजनीतिक पार्टियां किसी बड़ी राजनीतिक घटना को लेकर के उम्मीद नहीं कर रही थी या फिर किसी बड़ी राजनीति को करने के लिए सोच भी नहीं रही थी। यह और बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर इस बीच में भी राजनीति करने का आरोप लगा, और विरोधी उनके इसके लिए एग्जाम्पल देने लगे कि साहब, प्रधानमंत्री पहलगाम नहीं गए लेकिन बिहार जाकर के राजनीतिक रैली करने लगे। प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में नहीं आए लेकिन सेठ अडानी के कार्यक्रम में चले गए। भारतीय जनता पार्टी के नेता उन सुरक्षा बलों को लेकर के जम्मू कश्मीर में रील बनवाते हुए दिखाई दी। मगर इन तमाम चीजों के बीच में दोस्तों, ईडी जो सबसे बड़ा हथियार जिसे विपक्षी और विरोधी बताते हैं कि केंद्रीय सरकार के पास में है, मोदी और शाह जिसका उपयोग और दुरुपयोग तक करने का आरोप उनके ऊपर लगता रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर जो टिप्पणी की, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में जिस तरीके से सुनवाई करते हुए जो कुछ कहा, ऐसा लग रहा है कि ईडी अब मनमाना तरीके से काम नहीं कर पाएगी। और ऐसी स्थिति में एक महत्वपूर्ण बयान आपको दिखाते हैं दोस्तों। वो बयान है सुप्रीम कोर्ट का, मेरा बयान नहीं। सुप्रीम कोर्ट का कहना कि हमने ईडी की कई शिकायतें देखी, ये पैटर्न है, बिना किसी संदर्भ के सिर्फ आरोप लगाओ। ये मैं नहीं कह रहा, ये राहुल गांधी नहीं कह रहे, ये अखिलेश नहीं कह रहे, विपक्षी पार्टी के नेता नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा। यानी कि ईडी अपने आकाओं को खुश करने के लिए, अगर इसका मतलब निकाला जाए तो ये हुआ कि मोदी और शाह को खुश करने के लिए, उनके राजनीतिक एजेंडे को सेट करने के लिए किसी पर भी आरोप लगाती है और इसके बाद में कार्रवाइयां शुरू कर देती है, जेल तक में डाल देती है, जिसमें आप हेमंत सोरेन झारखंड, जिसमें आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को और कई सारे नेताओं को आपने देखा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए उसकी जांच प्रक्रिया की सख्त आलोचना की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ईडी बिना ठोस सबूत के आरोपियों पर इल्जाम लगाने की आदत को तुरंत बंद करे। यह सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर मोदी और शाह का एजेंडा जो उनके ऊपर आरोप लगता है ईडी पर और सरकार पर, मोदी और शाह पर, कि साहब ईडी के जरिए विपक्षियों और विरोधियों को दबा करके या तो उन्हें पार्टी से तोड़ देते हैं, या तो उनकी पार्टी तोड़ देते हैं, कहीं सरकार गिरा देते हैं, या राजनेताओं के ऊपर एक तरीके की बंदिश लगा करके मनमाना तरीका से अपना फायदा लेते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनमाने तरीके से इल्जाम लगाना आरोपियों पर, इसको तुरंत बंद करें, इस आदत को। इस टिप्पणी ने सियासी गलियारे में हलचल मचा दी।
विपक्षी दल पहले से ही ईडी की इस आदत को आधार बना करके मोदी सरकार पर तीखा हमला करते आए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, विपक्ष का आरोप रहा है कि ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को निशाना बनाने, उनकी आवाज दबाने के लिए किया जाता रहा है और मोदी और शाह करते रहे। दोस्तों, लाइव लॉ की एक रिपोर्ट जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच प्रक्रिया को गैर पारदर्शी करार दिया। गैर पारदर्शी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईडी की जांच को लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि बिना सबूत के इल्जाम लगाना न केवल गैर कानूनी है बल्कि एक कानून के शासन के खिलाफ भी है। कोर्ट ने ईडी को अपनी जांच को पारदर्शी बनाने, मानवाधिकारों का पालन करने का निर्देश दिया। दोस्तों, अब इन टिप्पणियों को अगर देखा जाए तो उसकी जड़ में जो बातें छुपी हुई हैं और जो बात कानून के जानकार, पूर्व जजेस और जो राजनीतिक बुद्धिजीवी हैं जो निकालते हैं कि इसका मतलब यह कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया ईडी किस तरीके से घालमेल करती आ रही है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब ईडी की शिकायत कार्यशैली पर सवाल उठे हों। जनवरी 2025 में हरियाणा के पूर्व कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की 15 घंटे की लगातार पूछताछ को अमानवीय, क्रूर बताया था। कोर्ट ने तब भी ईडी को अपनी प्रक्रिया में सुधार लाने की चेतावनी दी थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय ओका ने 2000 करोड़ रुपए के छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कई टिप्पणियां की। छत्तीसगढ़ के इस हाई प्रोफाइल मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के आवास पर करीब 2 महीने पहले छापा पड़ा। ईडी ने आरोप लगाया कि राज्य के उच्च अधिकारियों, व्यक्तियों और राजनीतिक नेताओं ने इस घोटाले को अंजाम दिया था जिसमें डिस्टिलर के करीब 2000 करोड़ रुपयों की रिश्वत ली गई और देशी शराब को बिना बताए बेचा जा रहा था। ये ईडी का आरोप था। जस्टिस ओका ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राज से कहा, आपने खास आरोप लगाया कि उसने 40 करोड़ कमाए। अब आप इस व्यक्ति का इस कंपनी या किसी अन्य कंपनी से संबंध नहीं दिखा पा रहे। आपको यह बताना चाहिए कि क्या वो इन कंपनियों का निदेशक है या नहीं, क्या वो बहुसंख्यक शेयर धारकों में से है या नहीं, क्या वो प्रबंधन निदेशक है। कुछ तो होना चाहिए। बिना किसी आधार के, बिना किसी सबूत के आपने इतने बड़े बड़े आरोप लगा दिए। राजू ने पीठ से कहा, कोई व्यक्ति किसी कंपनी को नियंत्रित कर सकता है लेकिन यह जरूरी नहीं कि वो कंपनी के संचालन के लिए जिम्मेदार हो। मैं बयानों से दिखाऊंगा कि वो कंपनी से कैसे जुड़ा हुआ, उस वक्त कहा गया। 29 अप्रैल को इसी मामले में एक अन्य सुनवाई में जस्टिस ओका और जस्टिस उज्जवल भोइया की बेंच ने टिप्पणी की थी, जांच अपनी गति से चलेगी, यह अनंत काल तक चलती रहेगी। 3 आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। आप व्यक्ति को हिरासत में रख करके उसे दरअसल दंडित कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आपने प्रक्रिया को ही सजा बना दिया है। अब दोस्तों देखिए किस तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी और शाह के सबसे बड़े हथियार, जिसकी बुनियाद पर यह आरोप लगता है कि बीजेपी की केंद्र की मोदी और शाह की राजनीति चलती है, चमकती है, किसी राज्य में सरकारें गिराई जाती हैं, बनाई जाती हैं, विरोधियों को तोड़ा जाता है, विपक्षियों को परेशान करने का आरोप लगाया जाता है। यह दरअसल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट यह कहती है ईडी से कि आपने किसी को हिरासत में रख करके उसे दरअसल दंडित करने का काम किया है। आपने इस पूरी प्रक्रिया को एक तरीके से सजा बना दिया। सजा कौन देता है? सजा अदालतें देती हैं, सजा जज सुनाते हैं। मगर ऐसा लग रहा है कि ईडी ने उसका दूसरा तरीका ढूंढ लिया। अब लोग ये कह रहे हैं कि साहब मोदी और शाह के कहने पर एक तरीके से ईडी ही जज बन चुकी है और उसने ऐसा तरीका अपनाया जो गैर कानूनी भी ना लगे। यानी कि किसी शख्स पर आरोप लगाओ, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज करो, उसको उठा लो, हिरासत में ले लो, जेल में डालो, पूछताछ करो और इतना लंबा खींचो उसको कि अपने आप में सजा से भी ज्यादा हो जाए। यह पहली बार नहीं केंद्रीय जांच एजेंसियों को सुप्रीम कोर्ट की आलोचना का सामना करना पड़ा। पिछले साल नवंबर में आपको याद होगा, बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस भुइया और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने ईडी की खराब सजा दर पर टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने तब भी सख्त चेतावनी दी थी। बेंच ने टिप्पणी की थी, एसजी साहब, ईडी के लिए आपकी सजा दर क्या है? आप जिन मामलों को लेकर के आगे बढ़ते हैं
आप जिस तरीके से आरोप लगाते हैं और जिस तरीके से उस केस को आगे ले जाते हैं, उसमें वो मामले कितने साबित हुए, ये बहुत खराब है। इसका दर, इसका रेट औसत देखा जाए बहुत खराब है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर ये 60-70% होती तो हम समझ सकते थे, मगर पिछले 6 अगस्त को कनिष्ठ गृह मंत्री नित्यानंद राय ने संसद को सूचित किया था कि 2014 से 24 तक मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत दर्ज 5297 मामलों में से 40 मामलों में दोष सिद्ध हुए और 3 लोगों को बरी कर दिया। अब सोचिए 5297 मामले, यानी करीब 5,500 मामले, और उसमें दोषी कितने लोग पाए गए? कितने मामले में हुए लोग? महज 40 मामलों में। आरोप कितने? मामला कितना? 5297, और उसमें सिर्फ 40, और उसमें से भी 3 लोग बरी कर दिए गए। कुछ दिनों के बाद में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जवल भोया के 3 जजों की पीठ ने ईडी को वैज्ञानिक जांच करने के लिए कहा था। पीठ ने कहा था आपको अभियोजन और साक्ष्य की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। सभी मामले जहां आप संतुष्ट हैं, आप प्रथम दृष्टया आपका मामला बनता है, आपको उन मामलों को अदालत में स्थापित करने की जरूरत है। और उस पीठ ने ईडी की ओर से पेश एस.जी. राजू से कहा आपको अभियोजन और साक्ष्य की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। सभी मामले जहां आप संतुष्ट हैं कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, आपको उन मामलों को अदालत में स्थापित करना होगा। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कथित दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को जमानत देते हुए मुकदमे में देरी के लिए ईडी की खिंचाई की थी। और दोस्तों, ईडी ने कहा था कि अपनी ताकत और संसाधनों को त्वरित सुनवाई पर लगाने के बजाय राज्य और उसकी एजेंसियों से स्वतंत्रता के समर्थक होने की अपेक्षा की जाती है। विपक्षी दल ईडी के राजनीतिक प्रतिशोध के मुद्दे को जोर जोर से हमेशा उठाते रहे। कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, सभी ईडी को मोदी सरकार ने विपक्ष मिटाओ सेल बना दिया है। यह आरोप उनका लगता रहा है कि विपक्ष मिटाओ सेल है दरअसल ईडी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ईडी अब कानून का रखवाला नहीं है, बल्कि सियासी हथियार बन चुका है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने आरोप लगाया कि ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का इस्तेमाल केवल विपक्षी नेताओं को डराने, उनकी आवाज को दबाने के लिए किया जाता है। और यह दावा 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ईडी की कार्रवाइयों पर उन राज्यों में तेज हुई जहां गैर बीजेपी सरकारें सत्ता में है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने 2022 में कहा था ईडी का दुरुपयोग देश के लोकतांत्रिक नींव को कमजोर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी ताजा उनके दावों को और ज्यादा बल देती है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के ताजा फटकार के बाद में सवाल उठता है कि क्या ईडी अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करेगी? क्या मोदी सरकार विपक्ष के इन गंभीर आरोपों का जवाब देंगे? क्या यह मुद्दा देश के बड़े वर्ग को उसका नजरिया बदलने में मदद करेगा, या फिर जिस अंदाज में आरोप लगते हैं उनको सच मान लिया जाए? आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया।